का हमारी YouTube चैनल मंथन स्मार्ट क्लास में। और जैसा कि आज हमने टॉपिक जो सिलेक्ट किया है वो हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। और हिंदी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्णमाला। हिंदी का हमारा जो टॉपिक है वर्णमाला। तो सबसे पहली चीज़ कि हम वर्णमाला में हम ये जान लें कि वर्णमाला किसको कहते हैं। वर्णमाला 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 तो वर्णमाला किसको कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला। फिर नेक्स्ट जो उसी की चीज़ आती है कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है, तो वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो वर्ण क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक। और वर्ण क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं वर्ण क्या होते हैं, एक प्रकार की ध्वनि। वर्ण क्या होते हैं, एक प्रकार की ध्वनि। ध्वनि यानी कि भाषा की सार्थक जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। और वर्ण क्या होते हैं, एक प्रकार की ध्वनि। ध्वनि जिसके और अधिक खंड ना किए जा सकें, जिसके और अधिक खंड ना किए जा सकें। तो यहाँ पर जैसे है हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्ण व्याकरण जो वर्ण हैं, वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा क्या होता है, व्यंजन। पहला क्या होता है, स्वर, और दूसरा क्या होता है, व्यंजन। ठीक। देखिए, तो 2 प्रकार के हो गए, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो स्वर हमारे ये हो गए, कौन कौन से हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 11। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 11। यानी स्वरों की संख्या पूछी जाए, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खूब पूछा भी जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल हमारी संख्या, स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11। ठीक। उसके बाद में आते हैं हम व्यंजन। तो व्यंजन जो होते हैं, मूलतः व्यंजन जो होते हैं, मूलतः व्यंजन, मूलतः व्यंजन, मूलतः व्यंजन कितने होते हैं, 33। मूलतः व्यंजन कितने होते हैं, 33। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसमें जो ये व्यंजन है हमारे, ये या, रा, ला, वा और सा, सा, हा। तो व्यंजन जो हो गए टोटल हमारे ये कितने हो गए, 25। 5 वर्ग हैं, प्रत्येक में 5 5, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना और पा, पा, बा, भा, मा। तो ये टोटल हमारे 25 ये हो गए। और 4 या, रा, ला, वा और सा, 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 हा। तो इसमें ये सा रिपीट हुआ है, इसको सिर्फ सिंगल ही रखते हैं, सा, 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 हा। तो 25 स्पर्श व्यंजन जो क्वेश्चन एग्जाम में मूलतः पूछा जाता है एग्जाम में बेसिकली कि मूलतः व्यंजन कितने होते हैं। तो मूलतः व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। जिसमें उसके अभी आगे पार्टों का हम अध्ययन करेंगे कि उसके व्यंजन के भेद होते हैं। तो व्यंजन के भेदों में है कि पहला जो भेद है उसके भेद जो हैं उसकी संख्या कितनी होती है, 25। जो दूसरा भेद है उसकी संख्या कितनी होती है, 4। और जो तीसरा भेद होता है उसकी भी संख्या कितनी होती है, 4। तो टोटल हमारे जो ये व्यंजन है मूलतः व्यंजन,
मूलतः व्यंजन हमारे कितने होते हैं 33। तो मूलतः व्यंजन कितने हो गए 33, ठीक। और स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है 11। और 2 अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार अंग और विसर्ग आह, ये अयोगवाह क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं अयोगवाह, ये क्या कहलाते हैं अयोगवाह, अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह कहलाते हैं। और जो नीचे ये 4 बचे हमारे छत्रंग ज्ञासरा, ये क्या कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन, ये क्या कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए फिर स्वरों के भेद की बात आती है। स्वरों के भेद जो होते हैं वो स्वर के भेद कितने होते हैं 3 भेद होते हैं। स्वर के भेद कितने होते हैं 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला क्या होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा सेकंड क्या होता है दीर्घ स्वर, और थर्ड क्या होता है प्लुत स्वर। तो पहला फर्स्ट नंबर क्या है ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं इनकी ह्रस्व स्वर जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है 4। और इनकी संख्या ये कौन कौन से होते हैं, तो देखिए ये संख्या में 4 कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक। तो एक तो जी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो संख्या कितनी होती है 4 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी 4 हो गई। और कौन कौन से हैं, या पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा व्यंजन कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर नहीं है, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये क्या कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। फिर नेक्स्ट देखिए जो स्वर का दूसरा भेद है वो क्या कहलाता है दीर्घ स्वर। और एक चीज़ इसको थोड़ा सा और हम ध्यान रखेंगे कि ह्रस्व स्वर कहते किसको हैं, तो ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं, देखिए तो देखिए ये ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वरों की संख्या यहाँ पर हमने पढ़ा था कितनी होती है, संख्या कितनी होती है 4। और ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर देखिए किसको कहते हैं, ह्रस्व स्वर किसको, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है या जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हीं को क्या कहते हैं हम ह्रस्व स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है 4, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। और कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मूल स्वर भी। तो ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है या जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उनको हम क्या कहते हैं ह्रस्व स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है 4, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और दूसरा जो सेकंड हमारा भेद है दीर्घ स्वर, कि स्वर का दूसरा भेद जो है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर किसको कहते हैं, तो दीर्घ स्वर किसको कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर से, देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से क्या समय लगता है 2 गुना समय लगता है उन्हें क्या हम कहते हैं दीर्घ स्वर। और ये हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है 7। हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है 7। कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी होती है 4, सॉरी इनकी संख्या कितनी होती है 7। तो ये भी ध्यान रखना है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। फिर नेक्स्ट जो है हमारा स्वरों का भेद, जो तीसरा भेद होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसको कहते हैं देखिए तो प्लुत स्वर किसको कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। अपेक्षा तिगुना समय लगता है, ठीक है, तिगुना समय लगता है।
उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उन्हें क्या हम कहते हैं, प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर जो है अब प्रचलन में नहीं है, अब प्रचलन से बाहर है, ऑब्सोलीट हो चुका है। तो जैसे पहले किताबों में लिखा हुआ था, उदाहरण के रूप में जैसे ले लें ओम, ठीक। तो जैसे ये ओम है, तो ओम जैसे ये पहले किताबों में लिखा हुआ होता था, लेकिन अब ये प्रचलन से बाहर है। तो जो ये बीच में होता है तो इसका दीर्घ उच्चारण बहुत ही लंबा, यानी ह्रस्व स्वर की अपेक्षा कैसा उच्चारण होता है, तिगुना समय लगता है, ओम इसका उच्चारण होता है। लेकिन अब ये प्रचलन से बाहर है। तो हमारे स्वरों के भेद हो गए। स्वरों के भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं इसी को कंटिन्यू करते हुए। व्यंजन, तो व्यंजन जो मूलतः व्यंजन होते हैं, मूलतः व्यंजन कितने होते हैं, 33। व्यंजन कहते किसको हैं, तो व्यंजन किसको कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में या जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले अथवा लिखे जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले अथवा लिखे जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्यंजन। जैसे कि एक शब्द लिख रहे हैं हम, कमल, क्या लिखा है शब्द कमल। तो कमल शब्द को जब हम शुद्ध रूप में व्याकरणिक दृष्टिकोण से लिखेंगे तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, का प्लस आ धन मा धन आ और धन ला, ठीक है, धन आ। तो ये शुद्ध रूप में हो गया का प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला आ प्लस आ। तो ये शुद्ध रूप में हो गया कमल। तो का चूंकि क्या है, एक व्यंजन, और व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले अथवा लिखे जाते हैं। तो ये स्वरों की सहायता से, ये स्वर की सहायता से, ये स्वर की सहायता से, जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले अथवा लिखे जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते, यानी जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्यंजन। और ये संख्या में कितने होते हैं, 33। संख्या में कितने होते हैं, 33, ठीक है। और व्यंजन के भेद कितने होते हैं, तो व्यंजन के भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 फर्स्ट स्पर्श व्यंजन, सेकंड अंतस्थ व्यंजन और थर्ड होता है ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, पहला कौन सा है हमारा स्पर्श व्यंजन, और सेकंड कौन सा है अंतस्थ व्यंजन, और थर्ड है हमारा ऊष्म व्यंजन। तो पहला फर्स्ट नंबर है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को, अर्थात कंठ को, ताल को, मूर्धा को, दंत को, ओष्ठ को स्पर्श करती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ क्या होता है, छूना। स्पर्श का अर्थ क्या होता है, छूना। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है, संख्या कितनी होती है, 25। संख्या कितनी होती है, 25। कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो देखिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। का वर्ग आता है, तो इसमें कि 5 वर्ग होते हैं। टोटल हमारे कुल वर्ग कितने होते हैं, वर्ग कितने होते हैं हमारे, 5। प्रत्येक में 5-5 होते हैं और कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। तो का वर्ग में जैसे है का खा गा घा अंगा, चा वर्ग में चा छा जा झा या, टा वर्ग में टा ठा डा ढा अड़ा, ता वर्ग में ता था दा धा ना, और पा वर्ग में पा फा बा भा मा। और ये टोटल इस प्रकार हमारे कितने हो गए, 25। टोटल हमारे स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 25। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या इतनी होती है 25। तो देखिए सेकंड है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ क्या होता है, यानी अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो अंतस्थ का अर्थ होता है मध्य में स्थित होना। अंतस्थ का क्या अर्थ होता है, मध्य में स्थित होना। अंतस्थ का अर्थ है मध्य में
स्थित होना, मध्य में स्थित होना। मध्य में स्थित होना का क्या अर्थ है? जिन वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को अंतस्थ, जिन वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा मुख के मध्य भाग में स्थित होती है। अंतस्थ का अर्थ है मध्य में। जिन वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा मुख के मध्य भाग में स्थित रहती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है कितनी होती है? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। और कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बहुत ही एग्जाम में, चाहे यूपी SSC का एग्जाम हो, UPSI का एग्जाम हो, टेट का हो, SSC GT का हो, तो जो भी जिन चैप्टरों के दृष्टिकोण से वर्णमाला, जिन जिन टॉपिक्स में हिंदी सब्जेक्ट आता है तो उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्णमाला चैप्टर। वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें वर्णमाला में ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। और कौन कौन से होते हैं? तो य, र, ल, व। फिर सेकंड है हमारा, थर्ड जो हमारा है कि व्यंजन का जो तीसरा भेद होता है, तो व्यंजन का तीसरा भेद कौन सा होता है? ऊष्म व्यंजन। पहला अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, सेकंड अंतस्थ व्यंजन और थर्ड होता है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी। ऊष्म का अर्थ क्या होता है? गर्मी। तो गर्मी यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु गर्माहट के साथ में बाहर निकलती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु गर्माहट के साथ में बाहर निकलती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4। कौन कौन से इनकी संख्या 4 होती है? तो ये इनकी संख्या भी 4। कौन सा? हा। संख्या कौन कौन? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म का अर्थ क्या होता है? गर्मी। यानी जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु गर्माहट के साथ में बाहर निकलती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु गर्माहट के साथ बाहर निकलती है उन्हीं को हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो संख्या इनकी होती है 4। ठीक, कौन कौन से होते हैं? तो सा, सा, हा। तीनों सा। तो ये सा जो है तालव्य सा है। ठीक, ये सा कौन सी है? तालु वाली या तालव्य सा, तालु सा। इसका उच्चारण स्थान तालु है। और ये सा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, मूर्धा है। और इस सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य है। तो तीनों सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत्य सा, तीनों सा। ये तीनों सा जो हैं वो उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से तो बोलने में एक जैसे ही हैं, लेकिन उच्चारण स्थान के आधार पर सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन उच्चारण स्थान की भिन्नता के आधार पर ही अलग अलग हैं। ये तालु सा, ये मूर्धन्य सा और ये दंत्य सा। नेक्स्ट है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? संयुक्त का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। यानी कि जो वर्ण 2 या 2 से अधिक वर्णों की सहायता से मिल करके बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जहाँ भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो जहाँ 2 या 2 से अधिक वर्णों की सहायता से मिल करके एक कोई नया व्यंजन बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। और हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। और इनके कारण यहाँ पर इनकी संख्या जो है, संख्या हम 4 ही मानते हैं, 4 को गिनाया गया है। और ये किनके किनके मिलने से मिलते हैं तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लें। और इसमें एक हम इंक्लूड कर देते हैं स्रा। कौन सा इंक्लूड कर देते हैं? स्रा। तो देखिए पहला क्या अक्षर होता है? छा, त्रंग, ज्ञा और स्रा। ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इनकी संयुक्त व्यंजनों की अगर संख्या पूछा जाए तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? पहला छा होता है। तो छा किनके किन से मिल करके बनता है? का प्लस सा से। ठीक, का प्लस सा से।
त्रा है तो त्रा किससे मिलकर के बनता है? ता प्लस रा से। किससे मिलकर के बनता है? ता प्लस रा से। ज्ञा, ज्ञा किससे मिलकर के बनता है? जा प्लस इया से। जा प्लस इया से। और स्रा जो है हमारा, स्रा किससे मिलकर के बनता है? सा प्लस रा से। किससे मिलकर के बनता है? स्रा प्लस सा प्लस रा से स्रा। और संयुक्त व्यंजनों की हमारी संख्या कितनी हो गई? 4। और संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? तो जिन वर्णों के जो वर्ण 2 या 2 से अधिक वर्णों की सहायता से मिलकर के बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। उन्हीं को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा, तो जिन इन वर्णों को जिनमें हमने पढ़ा कि वर्णमाला, वर्णमाला क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, और वर्ण क्या होते हैं? एक प्रकार की ध्वनि होते हैं। और वर्ण जो होते हैं इनके 2 भेद होते हैं। एक क्या होता है? हमारा स्वर होता है, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन होता है। स्वर किसको कहते हैं? यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय बहुत ही कम मात्रा का समय लगता है, अल्प मात्रा का समय लगता है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले अथवा लिखे जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्वर। और स्वर के भेद पढ़े हमने, तो स्वर के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और व्यंजन, तो व्यंजन किसको कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले अथवा लिखे जाते हैं उन्हीं को व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण जो होते हैं उनके भेद कितने होते हैं? उनके भेद 3 होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। इस प्रकार से हमारे व्यंजन जो मूलतः होते हैं, व्यंजन मूलतः कितने होते हैं? 33। अब देखिए इसी में आगे बढ़ते हुए हमारा जो है कि जो प्रत्येक वर्ण हमने पढ़े, स्वर पढ़े और व्यंजन पढ़े, उन वर्णों को बोलने का उच्चारण स्थान उनका किस स्थान से बोले जाते हैं, किस उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं? कुछ कंठ से बोले जाते हैं, कुछ तालु से बोले जाते हैं, कुछ मूर्धा से बोले जाते हैं, कुछ कंठ तालु से बोले जाते हैं, कुछ कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। तो इन वर्णों का एक अपना अलग अलग क्रम है। तो उन क्रमों को हम समझेंगे, याद करेंगे, स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम पहला। देखिए इसमें स्वरों और व्यंजनों का डिवीजन है। तो सबसे पहली चीज़ कि जो हमारे वर्ग हैं, वर्गों के बारे में हमने पढ़ा था कि पहले चूँकि थोड़ा सा पढ़ा था कि वर्ग, तो वर्गों की संख्या हमने पढ़ी थी। वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5 वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में कितने होते हैं? 5-5। और टोटल हमारे व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो टोटल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। एक का वर्ग होता है। तो देखिए पहला हमारा है का वर्ग। का वर्ग में व्यंजन है का, खा, गा, घा, अंगा। तो का यानी इन वर्णों के उच्चारण के समय वायु कंठ से बाहर निकलती है, यानी का, खा, गा, घा, अंगा। जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु सीधे कंठ से बाहर निकलती है वो कहाँ से बोले जाते हैं? उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। सेकंड देखिए हमारा, सेकंड पहला हो गया हमारा का वर्ग, सेकंड है हमारा चा वर्ग। तो चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु कंठ से आगे का हिस्सा यानी कि तालु को स्पर्श करती है, जिन वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा तालु को स्पर्श करती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? तालु वाले व्यंजन। तो तालु वाले व्यंजन कौन से हो गए? चा वर्ग में। चा वर्ग में 5 हो गए, चा, छा, जा, झा, इया। तो चा वर्ग हो गया। नेक्स्ट है हमारा टा वर्ग। टा वर्ग यानी जिन वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मूर्धा व्यंजन। तो मूर्धा व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं? 5 इनकी संख्या है। कौन कौन से हैं? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। संख्या हमारी हो गई टोटल 5 इनकी। नेक्स्ट देखिए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और नेक्स्ट है हमारा ता वर्ग। तो ता वर्ग जिन वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा दंत यानी दांत को स्पर्श करती है, ऊपर के भागों को स्पर्श करती है। आप जब बोलकर देखोगे तो देखो ता, था, दा, धा। जिह्वा ऊपर के दांत जो होते हैं उनको स्पर्श करती है। तो ऊपर के दांतों को स्पर्श करने के कारण ही ये किस कोट में रखे गए हैं? दंत में रखे गए हैं। किस कोट में रखे गए हैं? दंत में रखे गए, यानी इनका उच्चारण स्थान जो है ये क्या होता है? दंत। और इनकी भी संख्या 5 होती है। कौन कौन सी? ता, था, दा, धा, ना। फिर नेक्स्ट है हमारा पा वर्ग। पा वर्ग
तो पा वर्ग यानी जिन वर्णों के उच्चारण के समय होंठ चिपकते हैं और छूटते हैं, होंठ चिपकते हैं और छूटते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ओष्ठ। यानी उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। और इनकी भी संख्या 5 होती है। और कौन कौन से होते हैं? पा, फा, बा, भा, मा। इनकी भी संख्या हो गई हमारी टोटल 5। अब देखिए नासिका। नासिका यानी कि नासिका व्यंजन किसको कहते हैं? नासिका व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु नाक से बाहर निकलती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? नासिका या नासिक के व्यंजन। तो नासिक के व्यंजन जो होते हैं इनकी भी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और नासिक के व्यंजन होते कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो होता है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण क्या कहलाता है? नासिक के। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण क्या कहलाता है? नासिक के व्यंजन। तो जैसे इसमें देखिए इया है, अड़ा है, ना है, मा है, अंगा है और ये अंग है, अंग है, अंग की मात्रा वाला है, तो ये भी नासिक के में आता है। चूँकि ये अयोगवाह के अंतर्गत ही आ जाता है तो अयोगवाह में ये अनुस्वार है, ठीक है। तो अब देखिए इसके अलावा ये व्यंजन वर्ण हो गए हमारे। व्यंजन वर्ण के अलावा कुछ स्वर हैं हमारे, जो 11 स्वर होते हैं। इन 11 स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो इन 11 स्वरों में जैसे सबसे पहले जो है हमारा छोटा आ, बड़ा आ, तो छोटा आ, बड़ा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ये कहाँ से बोले जाए? आ, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ई, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ई, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, ठीक, तालु है। फिर री, तो री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? यानी कि काहे से बोले जाते हैं? ओंठ से बोले जाते हैं। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। यानी जिन वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा कंठ और तालु दोनों को स्पर्श करती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कंठ तालु। और कंठ तालु वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। और कौन कौन से होते हैं? ए और ऐ। कौन कौन से होते हैं? ए और ऐ। फिर लास्ट है हमारा ओ औ। ओ औ यानी जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु कंठ और ओष्ठ दोनों से बाहर निकलती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कंठोष्ठ। या वो वर्ण किसके अंतर्गत कहलाते हैं? कंठोष्ठ। उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ। और कौन कौन से होते हैं? ओ और औ। और इसके पहले देखिए तीनों, अभी हमने तीनों सा पढ़े थे, तो इन तीनों सा को हम एक छोटी सी फुल फॉर्म के रूप में, छोटी सी ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं। तुमुद यानी तालव्य वाली सा, मूर्धन्य वाली सा और दंती वाली सा, ठीक। ये तीनों सा हमारी हो गई। ये तालव्य सा, ये मूर्धन्य सा और ये दंती सा, ठीक। इस फॉर्म के रूप में समझ सकते हैं कि जैसे सा है तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इस सट का जो मूर्धन्य वाली सा है इसका उच्चारण स्थान क्या है? जैसे मूर्धा है। और ये सा जो तीसरी सा है इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंती है। तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में हम क्या जा सकते हैं? तुमुद, तालव्य, मूर्धन्य और दंती सा। इसके अलावा 3 अक्षर जो हमारे और बचे, एक जैसे कि है अंतस्थ व्यंजन में आता है या, तो या का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तालु यानी जिन वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा तालु को स्पर्श करती है उन्हीं वर्णों को हम क्या कहते हैं? तालु। या वो वर्ण कहाँ से उच्चारण स्थान, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? तालु। और दूसरा क्या है हमारा? रा। तो रा का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। मूर्धा यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीवा मूर्धा को स्पर्श करती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मूर्धा। और ला, जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीवा दंती को स्पर्श करती है उन्हीं को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? दंती के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने वर्णमाला टॉपिक को पढ़ा। वर्णमाला में वर्ण किसको कहते हैं, ठीक। तो अभी आज के टॉपिक में थोड़ा सा अभी तक जो हमने स्टडी किया इसमें वर्णमाला क्या होती हैं, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के भेद कितने होते हैं, स्वर क्या होते हैं, स्वर के भेद कितने होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन के भेद कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा जो इसमें थोड़ा सा और
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कभी कभी कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं, अघोष और सघोष क्या होते हैं, और घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो वो वर्ण दिए होते हैं और उन वर्णों में से पहचानना होता है कि कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा सघोष है, कौन सा घोष है। तो उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए, जब से सबसे पहले जैसे हम पढ़ते हैं अल्प प्राण, पहले क्या हम पढ़ते हैं अल्प प्राण। तो अल्प प्राण किसको कहते हैं? प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु। प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु। और अल्प का अर्थ होता है कम, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है वही क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण होते कौन कौन से हैं? तो 5 वर्ग हमने पढ़े हैं। और अल्प प्राण में होते कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा होता है? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण जो होते हैं इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 ही होती है। और कौन कौन से होते हैं? या होता है, रा होता है, ला और वा। ठीक। तो अल्प प्राण किसको कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। तो पहला, तीसरा, पांचवा यानी का हो जाएगा, गा हो जाएगा और अंगा हो जाएगा, चा हो जाएगा, जा हो जाएगा। ठीक। और इस प्रकार से आगे होते चले जाएंगे। ठीक। तो ये अल्प प्राण कहलाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा महाप्राण। तो महाप्राण यानी जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उनको हम क्या कहते हैं? महाप्राण। तो महाप्राण कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा? दूसरा, चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का कौन सा? दूसरा, चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण, समस्त ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण जो होते हैं, ऊष्म वर्णों की भी संख्या कितनी होती है? ऊष्म वर्णों की भी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? तीनों सा और हा। ठीक। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? महाप्राण और ऊष्म वर्ण। तो इसका आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो है अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? तो अघोष व्यंजन यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का कौन सा होता है? पहला, दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण। ठीक। पहला, दूसरा वर्ण तथा कौन कौन से होते हैं? फा, सा और सा। ठीक है। तो तीनों हमारे इसमें आ गए। कौन कौन से आ गए? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण यानी का और खा होगा, चा और छा होगा, टा और ठा होगा, ता और था होगा, पा और फा होगा तथा फा, सा और सा। ये हमारे क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन। क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन। नेक्स्ट है हमारा फिर जैसे देखिए घोष या सघोष। घोष या हम क्या कह सकते हैं? सघोष। घोष या सघोष व्यंजन। तो घोष या सघोष व्यंजन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा?
प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा बचा हमारा, पहला दूसरा हो गया था, तो पहले दूसरे के अलावा कौन कौन सा बचा, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। इसके अलावा और कौन कौन से घोष या सघोष में आते हैं, तो इसके अलावा कौन सा होता है, डा, ठीक, ढा, जा, या, रा, ला, वा, हा एवं सभी स्वर, एवं सभी स्वर, एवं सभी स्वर। तो सभी स्वर जो हैं वो क्या किसके अंतर्गत कहलाते हैं, सघोष के अंतर्गत। सभी स्वर क्या हैं, सघोष हैं। एवं सभी स्वर सघोष हैं, ठीक। तो इसमें मेन चीज कौन सी है कि प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यानी कि का और खा को जोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए गा घा अंगा, चा और छा को छोड़ दीजिए जा झा, यहाँ टा ठा को छोड़ दिए डा ढा अड़ा, ता था को छोड़ दिए दा धा ना। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का कौन सा हमारा इस प्रकार से बचा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, डा, ढा, जा, या, रा, ला, वा, हा, ठीक। ये भी स्वर, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं हमारे, घोष या सघोष के अंतर्गत। ये भी क्या कहलाते हैं, घोष या सघोष। इसके अलावा सभी स्वर यानी कि स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है, कुल 11 होती है। तो 11 भी स्वर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने थोड़ा सा ये पढ़ा कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला के भेद, वर्णों के भेद कितने होते हैं, स्वर, व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, इन सारे टॉपिकों के पढ़ा। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये टॉपिक अवश्य पसंद आया होगा और आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो उसके लिए भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके लिख सकते हैं। एंड थैंक्स। इसके अलावा हमारे जो लाइव क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस में एसएससी जीडी का भी बैच चलता है। और इसके अलावा आपको हमारी ऑनलाइन जो लाइव क्लास है एसएससी जीडी का, उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी अन्य सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सारे इंडिविजुअल क्लासेस चलते हैं। और ऑनलाइन ऐप हमारा मंथन प्लस है। मंथन प्लस आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर लीजिए। ये जैसे कि आ रहा होगा, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा मंथन प्लस। तो मंथन प्लस इस ऐप को आप सर्च कर सकते हैं और इस ऐप के माध्यम से आपको जो भी पीडीएफ हैं, जो भी अन्य क्लासेस हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।